अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है मुझे। एक तो जनाब कल से बड़ा चर्चा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर रिएक्शंस का सिलसिला जारी है और कुछ बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो मिशाल यूसुफजई वकील हैं उसकी पीटीआई की, और सुप्रीम कोर्ट में कल जो चीफ जस्टिस साहब के साथ उनका मामला पेश आया उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने पीएमएलएन को फाइनली खुदाफिज कह दिया। बड़ी देर वो सोचा उन्होंने बहरहाल, लेकिन इसी नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें छोड़ना ही है। अब वो किस पार्टी में जा रहे हैं आपको बताएंगे, और फिर कुछ बात करेंगे कि जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से वो पीटीआई के लिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है और इस दिन की एक तारीखी अहमियत है, उसके ऊपर थोड़ी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त उसके ऊपर बात करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तारीख खुदा न खास्ता खुद को दोहरा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। ऐसा लग रहा है कि हमें बार बार कुछ वार्निंग्स मिल रही हैं लेकिन हम उनको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देख नहीं पा रहे, और ये बड़ी तकलीफ देह बात है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैंने कहा कि 16 दिसंबर का जो दिन है हमारे लिए बड़ा तारीख के हवाले से बड़ा तकलीफ दे होता है, इसलिए कि दो इसके जो है वाकयात ऐसे हैं जो हमें हमेशा दुख और तकलीफ में मुब्तला रखते हैं। एक तो जो वाकया पेश आया सकूत ढाका का 1971 में, जिसके नतीजे में हमारा एक बाजू हमसे टूट गया, अलग हो गया, एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया। 1971 का सकूत ढाका, जिसमें बांग्लादेश एक अलग मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया और पाकिस्तान से अलग हो गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और दूसरा जो वाकया है वो जाहिर है एपीएस सानिया का वाकया है, जिसमें हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए और जिस अंदाज से उनका बर्बरियत के साथ कत्ल किया गया वो भी हमेशा एक तकलीफ दे सोच है, मेमोरी है। और जब भी उन वालिदैन के बारे में सोचा जाता है कि जिनके ऊपर ये गुजरा, जिन्होंने अपने बच्चे हीरो की तरह सजा के तैयार करके तालीम के लिए भेजे और फिर जिस तरीके से वो वापस आए जिन हालात में, क्या उन वालिदैन के ऊपर गुजरी होगी। अब खुद जब हम वालिदैन बनते हैं फिर हमें एहसास होता है कि हमें उस तकलीफ का एहसास होता है। और आप यकीन मानिए आज कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों को जब सुबह तैयार करके स्कूल के लिए भेज रही होती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको खैरियत से वापस लाए। कभी कभी मैं खुद ड्रॉप करती हूँ उन्हें, और जब वो गाड़ी से उतरते हैं हाथ से वेव करते हैं, खुदाफिज कहते हैं, तो सच में बता रही हूँ कि एक आध दफ़ा कभी ऐसा ख्याल भी आया है कि ऐसे ही शायद उन बच्चों ने भी, एपीएस के बच्चों ने भी अपने वालिदैन को खुदाफिज कहा होगा, और फिर किस तरह उन्हें नहीं मालूम होगा कि वो आखिरी दफ़ा खुदाफिज कह रहे हैं, उनके वालिदैन को नहीं मालूम होगा कि वो अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा इस तरह देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। अल्लाह ताला इन बच्चों को जवारी रहमत में जगह दे, उनके वालिदैन को सब्र अता करे। बहुत मुश्किल है औलाद की जाने के ऊपर सब्र करना। लेकिन बहरहाल दूसरा जो वाकया है वो 1971 का सकूत ढाका का, और उस पर इसलिए दिल बड़ा दुखी हो रहा है क्योंकि हम नहीं सीख रहे, तारीख से हम नहीं सीख रहे, हम फिर वहीं एक मोड़ पर खड़े हैं। और मैं बार बार व्लॉग्स में इस पर बात कर रही हूँ कि हम उस वक्त भी यही गलती कर रहे थे कि पॉपुलर लीडर है, अगर अवाम की एक चॉइस है, भले हमें उससे इख्तिलाफ हो, भले हमें उससे इत्तेफाक हो, भले उसमें लाख खामियां हो, भले उसमें लाख खूबियां हो, लेकिन अगर अवाम उसको पसंद करती है, अगर अवाम की वो चॉइस है, अवाम उसको मौका देना चाहती है, तो फिर हम बज़ौर ताकत बीच में नहीं आ सकते। ना हमारा आइन हमें ये इजाज़त देता है, क्योंकि आइन के मुताबिक ये इख्तियार, ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है, ये सिर्फ उसका हक है कि उसने अपना नुमाइंदा खुद चुनना है। लेकिन हमने 1971 में भी यही किया, ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश की कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनको ना माना जाए, अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया जाए, उनको उनके हकूक़ ना दिए जाएं, उनके साथ ज़्यादती की, उनको कमतर समझा, ताकत का इस्तेमाल करके हम ये समझे कि हम अपनी मर्ज़ी मनवा लेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे अपने हमसे रूठ गए और वो अलग तौर पर और शायद बजा तौर पर हमसे अलग हो गए। और उसके बाद
जिस तरह से एक शोरश बरपा हुई वो भी हमने देखी। आज बहुत से लोग ये बात करते हैं कि फ़ौज ना होती तो हमारे मुल्क में ये हो जाता। फ़ौज यकीनन हमारा एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा है, लेकिन फ़ौज तो 1971 में भी थी, फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ? क्यों हमारा मुल्क दो लख्त हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार दस्तक देता रहेगा। और फिर ये भी कि खुद इसमें भी फ़ौजी आमिर का उस वक्त का किरदार नहीं था क्या? जिस तरह से मामलात को संभाला जाना चाहिए था वो क्यों नहीं संभाले गए? और क्यों उसमें एक आलाकार बनी फ़ौज, और किस तरीके से वहाँ पर इस किस्म की कहानियाँ बर्पा की बांग्लादेश में जाकर के लोग उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो पाकिस्तान से एक अलग हैसियत से मुल्क बना लेते। और आज भी हम खुदा न खास्ता उसी कटहरे पर, उसी मोड़ पर, उसी एक रास्ते पर खड़े हैं जहाँ पर हम अभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। वही सूरत हाल है कि अवाम का मूड एक है, अवाम एक तरफ खड़े नज़र आते हैं, लेकिन पूरा जो हमारा एक माफिया है, जो पूरा एक हमारा अशराफिया है, वो एक तरफ खड़ा नज़र आता है। और वो सारा का सारा मिलकर प्लानिंग्स करता है, जोर लगाता है, ताकत का इस्तेमाल करता है और हर तरह की कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ ये कि अवाम की बात ना सुनी जाए, बल्कि उनके ऊपर अपनी मुसल्लत की जाए मर्जी भी, उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपी जाए। और ये खुदा न खास्ता हालात अभी तक भी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि एक हठधर्मी है, कि गुस्सा है, कि इंतकाम है, और एक अजीबोगरीब सी इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से इस वक्त माहौल ऐसा बन चुका है। तो अल्लाह हमारे जो कारसाज हैं, जो फैसला साज हैं, उनको ये तौफीक अता फरमाए कि ये मामलात को संभाल सकें। लेकिन इसकी जो हमें इस वक्त इंडिकेशंस हैं वो कहीं से नहीं मिलती नज़र आ रही। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कल फैसला करते हैं, एक तरफा तौर पर पीटीआई को नहीं सुनते हैं। चले ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आपने इलेक्शंस को बर वक्त करवाने का फैसला किया, लेकिन जिस अंदाज से ये सब हुआ उसके ऊपर आज भी सब तनकीद कर रहे हैं कि आपने टोटली उनका जो मामला था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सुने ही नहीं, और सिर्फ सब ने एक ही प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पीटीआई इलेक्शन का डिले कर रही है। जो उनका मसला था वो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया कि वो जेन्युइन था या नहीं था, वो जायज़ था या नहीं था। आज सारे आप देख लें रिपोर्टर्स जो फील्ड के हैं, वो इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं कर रहे कि वाकईतन जो इस वक्त की इंतज़ामिया, चाहे वो किसी भी शहर की हो, वो पीटीआई के खिलाफ एक आलाकार बनी हुई है। थोक के हिसाब से इनके जो हैं एमपीओज के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं। तो यही इंतज़ामिया अगर इलेक्शन करवाएगी तो वो कैसे पीटीआई को एक फ्री एंड फेयर माहौल देगी, लेवल प्लेइंग फील्ड देगी? लेकिन इस बात की तरफ तो चीफ जस्टिस साहब आए ही नहीं। उन्होंने बस एक ही रट लगाई और अपनी ही सुना के और चलते बने, और ये कोई नहीं सुना कि उनका आखिर मकसद क्या था ये पिटिशन करने का, क्यों वो गए, और वो कितनी जायज़ बात थी या नहीं थी। हालांकि इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, हर चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है जो सामने आनी थी कि जनाब ये हो रहा है, ये इंतज़ामिया कर रही है पीटीआई के लीडर्स के साथ, उनके वर्कर्स के साथ, लेकिन उनको ये सुनना ही नहीं था। तो ये अब बहुत क्लियर है। और मैं यहाँ पर एक बात वाजे करती चलूँ कि पीटीआई वालों ने अगर ये सोचा कि जनाब अदलिया के तहत अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद उनके लिए कुछ मामलात बेहतर हों या कम बुरे हों, तो ये भी उनकी खाम ख्याली है। क्योंकि अदलिया क्या आपके साथ बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त, या आपको लगता है कि मीडिया आपके साथ इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है, या आपको लगता है कि इंतज़ामिया आपके साथ बहुत अच्छा कर रही है? भाई आप पोलिंग डे वाले दिन, चाहे उससे पहले भी, हर जगह पर फौजी खड़े कर दें, चाहे आप वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग डीसीज वीसीज ये वो सब ये खड़े कर दें, या चाहे आप वहाँ पर जुडिशरी से लोग खड़े कर दें, जो तयशुदा बात है वो वैसे ही होनी है आपके साथ। तो इस बात के ऊपर तो बेकार ही है बहस करना कि अगर आप ये समझें, ये सोचें कि जी फलां डिपार्टमेंट से अगर कोई होगा तो वो बेहतर होगा। ये सब इस वक्त भी आलाकार बने हुए हैं और पूरा सिस्टम एक तरफ खड़ा है और उनका एक ही मकसद है कि आप लोगों को उन्होंने नहीं आने देना। ये इतनी सी बात है। तो अब चाहे अदलिया लगाएं, चाहे आप इंतज़ामिया लगाएं, चाहे आप कहीं से भी बंदे ले आएं, लेकिन उन्होंने आपके साथ मामलात यही करने हैं। तो ये आपकी खाम ख्याली है कि अगर अदलिया के अंडर होंगे तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। इस वक्त कौन सी अदलिया आपके साथ बड़ा वफा कर रही है या बड़ा इंसाफ कर रही है? तो इसलिए इस बात को तो आप छोड़ ही दें। बाकी एक बात पर बहुत बात हो रही है कि जनाब जो मिसाल यूसुफजई हैं उनके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब ने डांट डपट की वो कैसी थी, वो क्या मामला था। बहुत सारे लोग इसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं
कि जनाब मिसाल यूसुफजई जो हैं उन्हें चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए था, और ये एक बड़ा तयशुदा रूल है कि जब कोई भी जस्टिस साहब ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तो उसको फिर बीच में आप इंटरप्ट तो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि वो अचानक से आई बगैर इजाज़त के और उन्होंने आके ऑर्डर लिखवाते हुए उन्हें इंटरप्ट किया। तो यकीनी तौर पर ये एक सही मुनासिब बात नहीं थी उनकी तरफ से। और मेरा ख्याल है कि जब आप इतने सीनियर जगह पर सीनियर लॉयर हैं और आप इस तरह खड़े हुए हैं वहाँ पर इतनी बड़ी जगह पर, तो आपको उसके SOPs का आइडिया होना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी दुरुस्त है। मैं ये समझती हूँ कि कुछ शोबाजात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको इन चीज़ों से हटकर SOPs और उसूल और कवायद और जवाबित और घड़ी और किताब, इनसे हटकर भी कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। और वो चीज़ें वो मनसब ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं 9 से 5 बैठता हूँ तो इसी में कोई अगर आएगा मरीज तो मैं इसको देख लूँ। अगर वो 5 मिनट बाद भी कोई मरीज आ गया और वो अभी उठा नहीं है सीट से, तो उसका काम है कि वो उसको देख ले, अगर उसकी वजह से किसी को कोई शिफा मिल जाती है तो। अगर कोई टीचर है, अगर वो टीचर है तो वो हर वक्त में एक टीचर है। उससे जब भी स्टूडेंट कोई सवाल करे तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई तुम अपने वक्त पे ही सिर्फ सवाल करना, अब इस वक्त सवाल करना जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से जो मुनसिफ है उसका भी कोई वक्त नहीं होता कि अब समाअत मुकम्मल हो चुकी है तो अब आप नहीं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बात अगर कोई आ ही गया है और कोई खातून है और बच्ची है, जूनियर है, आप उसको अगर सुन ही ले 1 मिनट के लिए कि वो कहना क्या चाह रही है, तो इससे आपका कद बढ़ता ही। यानी अगर आप देखिए आज ये रिपोर्ट हो रहा होता कि हालांकि वो ऑर्डर लिखवा रहे थे फिर भी उन्होंने इंसाफ का तकाजा पूरा करते हुए उनको सुना कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कोई मेरा ख्याल है तारीफ ही बनती, उनकी कोई इस पर तनकीद ना कर रहा होता। लेकिन आपने अपनी ताकत दिखाना ज़्यादा मुनासिब समझा, आपने अपनी पावर से उनको चुप करवाना ज़्यादा मुनासिब समझा। या आपका ये मैं नहीं कहती कि आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अगर आप अखलाकी तौर पर देखें तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है वो बेहतर ऑप्शन होता कि आप सुन लेते। क्योंकि काजी हो या जैसे मैंने कहा और कुछ शोबा जाते हैं उसमें ये आप नहीं देखते कि भाई टाइम हो गया ख़त्म या ये SOP है कि जब लिखवा रहे हो तो कोई, वो आपका इस्तेहकाक है। आप चीफ जस्टिस हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे उस वक्त भी रुक के तो आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आपने ये गलत किया। तो आप सुन सकते हैं कि अगर आप इंसाफ देने पर बैठे हों तो, कि मेरे से कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई गलत फैसला हो जाए। अगर आखिरी मोमेंट पे भी कोई बंदा आ गया है तो मैं उसको सुन लूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मेरा तो इसके ऊपर ये राय है, लेकिन ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि उनको भी चाहिए था कि अपने SOPs को फॉलो करते, और ये सर फोड़ रहे हैं PTI वाले जगह जगह जाकर, लेकिन उन्हें हासिल उसूल कुछ होना नहीं है यहाँ से, इन अदालतों से, या जिस तरह से ये लोग, ठीक है लड़ाई उन्होंने लड़नी है और वो लड़ें, लेकिन लड़नी भी चाहिए। लेकिन ये है कि उससे ये सोचना कि अगर ये कुछ अलग से जाकर टाइम के अलावा भी जाकर बात करेंगे और कोई सुन लेगा और कोई इंसाफ फराम कर देगा तो वो तो नहीं होने वाला। खैर, तो लिहाजा इस बात को तो आप छोड़ ही दें। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या फैसला किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने PMLN को फाइनली खैरबाद कह दिया है, और उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को, ARY के बड़े सीनियर रिपोर्टर, हमेशा बहुत ज़बरदस्त खबरें ब्रेक करते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि जी फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो PMLN के साथ मजीद नहीं चल सकते, उनकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करते। तो बड़ा वक्त लिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये सोचने में, वरना अमली तौर पर तो वो काफ़ी देर से ही PMLN से दूर थे, लेकिन फिर भी शायद वो किसी कश्मकश और तजब्जुब का शिकार थे, और अब अल्टीमेटली वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसकी एक वजह बिल्कुल ये हो सकती है कि जो PMLN की इस वक्त अवाम में अनपॉपुलैरिटी है उसकी भी एक वजह हो सकती है, और ज़ाहिर है सूली तौर पर भी यकीनी तौर पर वो हो सकता है उनसे इख्तिलाफ करते हो। तो किस्सा मुख्तसर यही है कि जो बेसिकली आपने टाइम बहुत लिया, अगर आप बर वक्त टाइम पे ये काम करते तो फिर यकीनन इसकी ज़्यादा अहमियत होती। लेकिन बहरहाल आपकी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अपनी एक सियासत है और उनकी चॉइस है। फिलहाल वो किसी पार्टी में नहीं जा रही है, उन्होंने वाजे कर दिया। बहुत से लोग ये फेक खबरें चला रहे हैं कि वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या कुछ इस तरह, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना PTI उन्हें ले रही है, ना वो जाना चाह रहे हैं, ना कोई इस दौरान राब्ता हुआ इस बारे में। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो इलेक्शन के बाद कोई अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, और इसका इजहार पहले भी ये कर चुके हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हो, मिफ्ता इस्माइल हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, और ये री इमर्जिंग पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट लेकर नई पार्टी बनाना चाहते थे। फिल वक्त शायद ये मुल्क के हालात की वजह से उन्होंने इस टाइम को अप्रोप्रिएट नहीं समझा, तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं ये भी आगे चलकर वो ये काम करें, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है वो हो सकता है इस तरफ सोचें।
तो वो रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, हालात के ऊपर भी। तो बहरहाल जी, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। PMLN के लिए फिर ये एक झटका थोड़ा बहुत ज़रूर है, इस वजह से कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि कौन उनके अहम लोग जो है वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, उनके करीबी साथी जिन्होंने बड़ा टाइम गुजारा PMLN में। तो उन्हें भी अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए कि भाई आखिर आप कब तक यही इस्टेब्लिशमेंट वाली सियासत करेंगे कि उनके साथ मिलकर डीलें करके और फिर इक़्तिदार में आए। और अब आप लोगों के अपने साथियों की बस हो रही है। मेहताब अब्बासी साहब को आप सुने वो क्या कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आप सुने, मिफ्ता इस्माइल को आप सुने, और भी PMLN के कितने रहनुमा हैं जो अंदर से प्राइवेट महफिलों में ये बात करते हैं, वो नहीं इस बात से इत्तेफाक करते जो इस वक्त सियासत डीलों की सियासत कर रही है PMLN। तो ऐसे आप अपने साथी खो देते हैं। आमतौर पर तो जो पार्टी फेवरेट होती है उसमें तो लोग आ रहे होते हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब इनकी सियासत है, इस नहज पर आ गई है कि खुद इनके लोग भी छोड़ के जा रहे हैं बिला वजह। हालांकि इनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो PTI के ऊपर नजर आता है। तो ये असल में इनके सोचने का मकाम है, लेकिन ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए ना तो पार्टी अहमियत रखती है ना अवाम अहमियत रखते हैं। इनके लिए सिर्फ इनकी जो फैमिली है वो इम्पोर्टेंट है कि शरीफ फैमिली को क्या मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी पार्टी मेंबर्स को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, या वो इत्तेफाक करते हैं उनकी सियासत या नहीं करते, तो वो कहेंगे कि भाई आप नहीं करते, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये कोई मामला नहीं है कि आपकी बात के ऊपर मरियम नवाज को पीछे कर दिया जाएगा या मौरूसी सियासत को खुदाफिज कर दिया जाएगा या उसूल की बात की जाएगी। तो ये सब नहीं होगा, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर आपने इस फैमिली के ऊपर ही हाथ पे बैत करके सियासत करनी है तो आप इन पार्टीज का हिस्सा रहें। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा जी, एक फवाद चौधरी साहब का मामला फिर से उठाया गया नैब में, और यहाँ पर उनके साथ फिर गिरफ्तारी डाल दी गई है। कुछ थोड़ी सी बन रही थी ऐसी पोजीशन कि शायद उन्हें मिल जाती जमानत वगैरह, लेकिन उससे पहले नैब ने एक और केस में उन्हें गिरफ्तारी डाल दी है। तो बेसिकली वही केस है जो मेरा ख्याल है कि इन्होंने तरक्याती काम जो जेल में किए उसके हवाले से। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे कि बहुत से वहाँ के लोग मकामी इस बात की तारीफ करते हैं कि फवाद साहब ने अपने हल्के में वाक़तन बड़ा तरक्याती काम करवाए हैं, बड़ी लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ पर चीज़ें मंसूबे शुरू किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ तो कामयाब हुए, पूरे मुकम्मल हुए, और कुछ नहीं भी हो पाए क्योंकि बीच में ही फिर मामलात ख़राब भी हो गए। लेकिन अब उनके ऊपर कुछ करप्शन के भी इल्ज़ाम, लेकिन अगैन जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि कोई ऐसा ठोस सबूत या कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ उन्हें अंदर रखना मकसूद है। और इस पूरे पैटर्न का मकसद एक ही नज़र आता है कि PMLN को एक वॉक ओवर देना है। तमाम जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, वो तमाम सियासतदान जो कि इलेक्शन जीतने का किसी हद तक भी कोई अपने अंदर थोड़ा बहुत भी सलाहियत रखते हैं, तो उनको मैदान में उतरने ही ना दिया जाए ताकि PMLN को कोई मुकाबला ही ना करना पड़े, क्योंकि अगर मुकाबला हुआ तो फिर वो हार जाएंगे। तो एक ये तयशुदा बात है कि इस तरह के जितने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनको मैदान से आउट रखा जाए। हालांकि फवाद चौधरी साहब के बारे में तो खुद ये चीज़ है कि अगर वो PTI के टिकट से ना लड़ते तो पता नहीं वो जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुश्किल है PTI के टिकट के बगैर इस वक्त उनका भी इवन जीतना। तो इस सूरत में भी तो क्या कोई ऐसी भनक थी कि उन्हें PTI फिर भी टिकट दे सकती है, या वो आज़ाद लड़के भी एक खामोश हिमायत PTI की और PTI उनकी कर रही होगी। तो ऐसी कुछ लगता है अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही उनको जो है फर्दर जेल में रखना मकसूद है कि वो कैंपेन ना कर सकें, इलेक्शन न लड़ सकें। तो ये एक पैटर्न जो है वो बड़ा वाज़ेह नजर आता है। कुछ PTI की सियासत के हवाले से अगले वीलॉग में बात करूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।